किसान भाइयों, गेहूं में प्रथम सिंचाई हम कर रहे हैं। मैं आज आप अपने पैतृक गांव डबरी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में हूं। मेरा गांव करनाल सीतामाई डांड रोड पर स्थित है। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी करनाल से है और DBW 327 का हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं। प्रथम सिंचाई हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर हम गहन चर्चा कर रहे हैं। और हमने किन फर्टिलाइजरों का प्रयोग करना है ताकि इसमें बेशुमार फुटाव हो सके और हमारे को अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, बजाय सिंचाई करते समय आपने ध्यान देना है कि सिंचाई, प्रथम सिंचाई आपकी सफलता की झाड़ अधिक लेने की जो सफलता की प्रथम सीढ़ी है कि वो हल्की सिंचाई है। आपको हल्की सिंचाई करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, हमने क्यारे निकाले हुए हैं। 4 क्यारे हैं हमारे एकड़ में, 2-2 कनाल के क्यारे हैं। 8 कनाल का किला है, 4 किले हमारे यहाँ पर हैं। हमने हल्की सिंचाई करी है ताकि जो गेहूं में दाब ना आए, क्योंकि अगर हम ज्यादा सिंचाई कर देते हैं तो ऐसा देखा गया है, गेहूं पीला पड़ जाता है। फिर आप उसमें जितना मर्जी फर्टिलाइजर डाल दें, उसमें फुटाव नहीं हो पाता है, कम हो पाता है और उत्पादन का स्तर नीचे गिर जाता है। इसलिए हल्की सिंचाई करें। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हमने जो उर्वरक है, अगर सिंचाई ज्यादा हो गई है किसान भाई, तो आप पानी की निकासी का प्रबंधन जरूर करें। कोशिश करें कि आप दिन में अपना ट्यूबवेल चलाकर सिंचाई करें, रात की बारी का प्रयोग ना करें। सिंचाई करते समय आप खेत में ऊपर खड़े रहें और समय समय पर नक्का बदलकर पानी को अगले क्यारे तक करते रहें। अगर पहला क्यारा भर गया तो उस पानी क्यारे का पानी निकालकर दूसरे क्यारे में जरूर निकालें पानी। तो ये हल्की सिंचाई मानी जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज ये बोलते हैं कि गेहूं का जो झाड़ है वो प्रथम सिंचाई और अंतिम सिंचाई के ऊपर निर्भर करता है। फर्टिलाइजर कैसे प्रयोग करना है, कुछ किसान भाई सूखे में फर्टिलाइजर देते हैं। वो पद्धति बिल्कुल गलत है। आप ऐसा कदापि ना करें। अपने पैसे का व्यय कर रहे हैं, फजूल खर्ची कर रहे हैं। क्योंकि अगर बिजली खराब हो जाती है, 2-3 दिन बिजली नहीं आती है, तो क्या होता है कि जो हमारा यूरिया पड़ा होता है खेत में सूखे में, वो हवा में धूप में उड़ जाता है और उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है। ऐसा कदापि ना करें। जैसे ही आपका खेत पानी आ जाता है, पानी सूख जाता है, तीसरे चौथे दिन आप बीज अपना यूरिया डालना प्रारंभ कर देते करें। और यूरिया डालते समय कोशिश करें कि आप हफ्ते में एक बार अपना यूरिया जरूर दें, ताकि जो किसान भाई अपनी जो फसल है उसकी जो यूरिया की मात्रा है उसको पूरा कर ले। किसान भाइयों, जो किसान भाई डायमोनियम फास्फेट डालना भूल गए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो नैनो DAP का प्रयोग कर सकते हैं। 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में बहुत बढ़िया रिजल्ट है नैनो DAP के। और आपको कम लागत में आपको अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। इससे हमारा जड़ों का विकास अधिक होगा, तना मजबूत बनेगा और जो टिलरिंग है वो बेशुमार होगी। जो टिलरिंग बेशुमार होगी तो उसमें किसान भाइयों, हमारे पास जो पौधा है वो स्वस्थ और निरोग होगा, झंडा पत्ता मजबूत होगा, बाली लंबी निकलेगी, दाना मोटा और मजबूत होगा, जो हमारा उत्पादन में सहायक सिद्ध होगा। 30 क्विंटल का आंकड़ा हम छू सकते हैं। जो किसान भाई पोटाश या सल्फर डालना भूल गए हैं, तो उनको सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सल्फर है वो जब हम खेत में डालते हैं 1.5-2 दिन 2 महीने बाद काम करना प्रारंभ करता है। तो किसान भाई फजूल खर्ची ना करें। इसलिए आप बेंटोनाइट सल्फर 10 किलो बिजाई के समय आपने डालना होता है और नीचे डालना होता है डायमोनियम फास्फेट आपको नीचे देना होता है। तो ऐसी गलती कदापि ना करें। बहुत सारे किसान भाई सल्फर भी डालते हैं, डायमोनियम फास्फेट डालते हैं, ऐसा कदापि ना करें। मैंने DAP का आपको विकल्प बता दिया है कि आपने नैनो DAP का प्रयोग बड़ी मात्रा में करना है, 200 ml 150-200 लीटर पानी के डिल्यूट करके। इसी के साथ साथ आप नैनो यूरिया का भी बड़े स्तर पर प्रयोग कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो शूट करूंगा। अगर किसान भाई क्या नाम है म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना भूल गए हैं, तो किसान भाई 20 से हालांकि हमारी जमीनों में म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा अच्छी मात्रा है, अभी कमी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कमी हो रही है। तो आप अपना आधा बैग प्रति किलो 25 किलो के हिसाब से प्रति एकड़ में हिसाब से आप पोटाश की मात्रा डाल सकते हैं इन तमाम बातों में। दूसरा सब माइक्रोराजा वगैरह जो आता है, उसको आप बड़ी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं माइक्रोराजा को आप, क्योंकि जो माइक्रोराजा है वो हमारी जमीन में पड़े हुए सूक्ष्म तत्वों को एक्टिवेट करके पौधों तक पहुंचाता है, कार्बनिक कंटेंट को बढ़ाता है, हमारे जीवाणु को पुनर्जीवित करता है। और नत्रजन पोटाश जो जमीन में पड़ा हुआ हमारा पोटाश है, हमारा डायफास्फोरस है, जो सूक्ष्म
शुष्क अवस्था में पड़ा हुआ है उसको एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करके हमारे पौधों को देता है। माइकोराजा की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे खेतों में रहती है, ये हमारी जड़ों का भरपूर विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर किसान भाइयों हमारी जड़ों का विकास भरपूर होगा तो हमारा तना जोन सा है वो मजबूत होगा, क्योंकि जड़ें जितनी ज्यादा होगी वो उतनी अधिक मात्रा से सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण करके पौधे तक पहुंचाने का काम करेंगी। तो किसान भाई उससे हमारी जो पत्तियां हैं वो बेशुमार फुटाव करेंगी, पौधा फुटाव करके पत्तियां अधिक होगी तो हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपने आप बढ़ जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होगी तो पौधा निरोग और स्वस्थ होगा, जिससे पौधे की बढ़वार और फुटाव बेशुमार होगा और उसमें झंडा पत्ता जो निकलेगा वो एक स्वस्थ और निरोग और चौड़ा झंडा पत्ता निकलेगा, जिससे हमारी जो बाली है वो लंबी मोटी होगी और दानों का आकार बहुत मोटा और चमकीला होगा, जो हमारे उत्पादन को बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध होगी। तो ये किसान भाई जो फर्टिलाइजर है आपने 3 बैग यूरिया के आपने कम से कम 1 एकड़ में देने हैं। वैसे संस्थान इसको इस बात के ऊपर जोर डाल रहा है कि आप 2 बैग आप यूरिया का डालें और एक आप नैनो यूरिया का स्प्रे जरूर करें, आपको बराबर रिजल्ट मिल जाएंगे। मेरे कहने का भाव है कि आपकी उत्पादन लागत कम होगी, ठीक है, उत्पादन लागत कम होगी और आपका उत्पादन बढ़ेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि हम अपनी फसल में कम लागत पर उत्पादन अधिक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो शूट करूंगा। गेहूं को कम लागत के ऊपर हम 30 क्विंटल कैसे उत्पादन ले सकते हैं, वो आने वाली वीडियो में आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।